नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले जो दूसरा टॉपिक है, द गजनवीड इन्वेजन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आज का तीसरा प्रश्न जो है वो यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। और इस तरह से जैसा कि पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो पता होगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन का डिमांड को समझने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार ही एक सिंपल आंसर आपको लिख के बताया जाता है। और ये भी हम बार बार कहते हैं, हर कोई का लिखने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ सुधार की आवश्यकता लगे तो इसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड को समझते हैं और उसके अनुसार एक सिंपल आंसर जो हम लिखे वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तुर्की आक्रमण के सामने उत्तर भारतीय राज्यों के पराजित होने के कारणों का आकलन कीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि बोला जा रहा है, या हम लोग इस टॉपिक में ही पढ़ रहे हैं तुर्क आक्रमण, जिसमें गजनी और गोरी के बारे में पढ़े। तो ये आक्रमण ज्यादातर कहाँ हुआ था? उत्तर भारतीय राज्यों में हुआ था। और उसमें से जो निर्णायक जो भी युद्ध हुए थे, ठीक है बहुत सारे युद्ध में यहाँ के राजा भी जीते थे, लेकिन जो निर्णायक युद्ध हुआ उसमें तुर्की जो है ना, तुर्क मुसलमान थे, वही लोग यहाँ पे जीतते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उत्तर भारतीय राज्य के जो भी राजा थे वो लोग पराजित हुए। तो इनका जो कारण है, उसी कारण को लेके आपका एक आकलन जो है वो आपको बताना है, असेसमेंट बताना है या एसएस बनाना है। तो ये एसएस जो है, ये आकलन है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसको हम लोग लिखे थे, या हम गूगल सर्च किए तो वहां पे हम लिखे, देखे, टू जज और फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में निर्णय करना या राय बनाना। तो यहाँ आपको किसके बारे में राय बनाना है कि आखिर तुर्क मुसलमान यहाँ पे आए या तुर्की यहाँ पे आक्रमण किए, तुर्क लोग जो भारत में आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद यहाँ के राजा पराजित हो जाते हैं, तो आखिर उनके पराजय का क्या कारण है? हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि राजपूत राजा जो थे वो पराक्रमी थे, युद्ध के मैदान से भागने से अच्छा वो समझते थे कि युद्ध के मैदान में अपने प्राण को त्याग दे। तो इस तरह से पराक्रमी होने के बावजूद भी यहाँ के राजा जो है वो परास्त हो गए। तो इसके पीछे क्या कारण था? उस कारण को लेके आपको क्या बनाना है? एक राय बनाना है या एक निर्णय देना है। और इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर इस राय को देते हुए आगे बढ़ाना है। तो देखिए, हम इतने बड़े तो इतिहासकार है नहीं कि हम अपना राय दें या अपना निर्णय दें, क्योंकि हम लोगों का अध्ययन बहुत सीमित है। हम किसका राय देंगे या किसका निर्णय देंगे? एक इतिहासकार का। तो इस आंसर में हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहेगा अलग अलग इतिहासकारों का क्या राय रहा है इस संदर्भ में कि तुर्क आक्रमणकारी के सामने क्यों यहाँ के उत्तर भारतीय राजा जो है वो परास्त हो गए। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका मेन बॉडी होते हुए यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। इसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पे स्किप भी कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हर वीडियो में आपको क्वेश्चन बताने से पहले सिनॉप्सिस बताया जाता है कि सिनॉप्सिस में क्या क्या हम लोग रखेंगे, वो सारा चीज होता है। और उसके बाद हम लोग डिटेल आंसर पढ़ते हैं। तो सिनॉप्सिस में पृष्ठभूमि में हम लोग क्या लिखेंगे? तुर्क का परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि तुर्की आक्रमण के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग तुर्क लोग कौन थे या तुर्क मुसलमान कौन थे ये बता देंगे। उसके बाद उसके पराजय का मुख्य कारण, मतलब हेडिंग होता है ना, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण, वो हम लिख देंगे और वो इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब सेकंड हम लोग जब मेन बॉडी में जाएंगे तो वहां पे राजपूत काल के बारे में लिखेंगे कि आखिर राजपूत काल, चूंकि उत्तर भारतीय राज्य के बारे में बोला गया, तो उत्तर भारतीय राज्य जो है वो 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हम कर सकते हैं राजपूत काल के तौर से जाना जाता है। तो उसको हम सबसे पहले डिफाइन कर देंगे, क्योंकि आगे हम लोग हमेशा या ज्यादातर जो है वो राजपूत काल के तौर पे है ना लिखने वाले हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे विभिन्न इतिहासकार की राय, जैसे हम बताए कि यहाँ आपको राय ही पूछा जा रहा है, असेसमेंट या आकलन करने के लिए बोला जा रहा है, राय बनाने के लिए या कोई निर्णय देने के लिए बोला जा रहा है। तो अपना राय तो देना नहीं है, तो हम लोग अलग अलग इतिहासकार का राय देंगे। सबसे पहले मोहम्मद हबीब का देंगे, फिर हसन निजामी और मिनाज उस सिराज का देंगे, फिर फके मुदबीर करके नाम है उनका देंगे, फिर जदुनाथ सरकार। देखिए और भी आपको दे सकते थे, लेकिन इतना देते देते लगभग आपका आंसर जो है वो वर्ड लिमिट क्रॉस करने लग जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग इतना का राय दीजिए। और उसके बाद जो एक कॉमन राय है उसको हम लोग यहाँ पे लिखे कि पराजय का प्रमुख कारण क्या है, जो कि हमको लगता है या ज्यादातर इतिहासकार इसमें सहमत है। जैसे इसमें तो अलग अलग राय देंगे, लेकिन ये जो कारण है उसमें ज्यादातर इतिहासकार लोग जो रहते हैं वो सहमत रहते हैं। तो वो कौन सा कारण था? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। अब ये ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में जो है वो देख चुके हैं, इसलिए हम इसका सिनॉप्सिस नहीं लिखे हैं। डायरेक्ट एक सैनिक कारण है जो कि यहाँ पे देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में नहीं देखे थे, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सैनिक कारण में यहाँ पे धर्म युद्ध एक आदर्श के तौर पे इन लोगों का राजपूत का होता था, तो वो इनके पराजय का एक कारण बनता है। सेना को कई दस्तों में बांटे थे,
कौन? तुर्क आक्रमणकारी। तो उनका फायदा होता है। फिर रण केंद्र जो होता है, लड़ाई का जो केंद्र होता है, राजपूत राजाओं का क्या होता था? किला होता था। लेकिन किला भेदने के लिए उनके पास कुछ यंत्र होता था, तुर्की आक्रमणकारियों के पास, मंजनिक्स और अरादा करके। तो उसके बारे में हम उल्लेख कर देंगे। कुछ गुप्तचर व्यवस्था भी था तुर्कियों के सामने, तुर्कियों के पास, और इसीलिए वो जो है यहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं। तो ये सब मेन यहाँ पे पॉइंट था जिसको हम यहाँ सिनॉप्सिस में लिखे, और उसके बाद इसी को हम डिटेल वाइज यहाँ पे लिखेंगे और आंसर जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम आपको बताएं कि सिनॉप्सिस में यहाँ पे क्या लिखना है, तुर्क का परिभाषा देंगे, फिर पराजय का मुख्य कारण देंगे। तो चलिए, तुर्क का परिभाषा ये तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसलिए बहुत तेजी से हम यहाँ पे इसको आगे लेके जाएंगे। तो तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदान के खानाबदोश कबीलाई लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। वे कुशल सवार थे, योद्धा थे, और वे गुलाम और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुहावी प्रशासन में शामिल होकर उच्च पदों पर पहुंच गए थे। तो इस तरह से अगर आप पुराने वीडियो को देखें तो ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा, ये ऑलरेडी वही चीज को हम जो पढ़ा है उसको यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे जो है मध्य एशिया में रहने वाले, घास के मैदान में रहने वाले कबीलाई लोग जो होते हैं वो है ना मुसलमान के क्या आएंगे, संपर्क में आएंगे, यानी मक्का मदीना के जो भी मुसलमान थे उनके संपर्क में आएंगे, और ये तुर्क जो थे वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। और चूंकि ये बहुत ही कुशल योद्धा थे, अच्छे घुड़सवार थे, इसीलिए ये जो है सेना में अलग अलग है ना शासन में ये चले जाएंगे। अब्बासी हो, चाहे समानी हो, चाहे बुहावी हो, अलग अलग वंश के शासन में इनको क्या मिलेगा, सेना का पदवी मिलेगा। तो गुलाम के तौर पे, सैनिक के तौर पे ये काम करेंगे, और धीरे धीरे इतना ज्यादा ये अपना वैल्यू बढ़ा लेंगे कि इनको ऊंचा ऊंचा पद मिल जाएगा, और धीरे धीरे तो ये क्या बन जाते हैं, सुल्तान भी बन जाते हैं, जैसे कि मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी का भी तो अगर देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, या कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश जो था, वो क्या था, गुलाम ही था, इसीलिए तो एक नाम भी हम लोग देते हैं गुलाम वंश। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको परिभाषित कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। इन्हीं तुर्क मुसलमानों ने दो महत्वपूर्ण नाम मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी का, इसको अंडरलाइन कर दिए। तो देखिए, तुर्क मुसलमान जो थे वो कौन है वो बता दिया, और उन्हीं तुर्क मुसलमानों में से दो नाम आता है, गजनी और गौरी, क्योंकि अभी इसी का आक्रमण हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसी को डिफाइन कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में। इन दोनों के काल में हमें पता चलता है कि भले ही भारतीय राजा कई युद्धों में गजनी और गौरी को पराजित किए, परंतु निर्णायक युद्धों में भारतीय राजा पराजित ही हुए, जिसका कारण राजाओं का पराक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण था। तो इंट्रोडक्शन में हम बता दिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब भी तुर्क आक्रमण भारत में होता है तो भारतीय राजा हमेशा ही पराजित हुए। आपको ये भी पता होगा, ये जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पहली बार में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीते भी थे, लेकिन दूसरा युद्ध होता है तो हम निर्णायक युद्ध कर सकते हैं, उसमें वो पराजित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हर युद्ध में यहाँ के लोग पराजित ही हुए, लेकिन हाँ, जो निर्णायक युद्ध हुआ उसमें तो भारतीय राजा क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ मुस्लिम सत्ता का स्थापना हो जाता है। दूसरा चीज ये भी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पराजय है उसका कारण जो है, हम एक थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं कि यहाँ के राजाओं का पराक्रम नहीं था, क्योंकि हम लोग तो ये भी जानते हैं कि राजपूत राजा जो थे वो युद्ध के मैदान में अपना प्राण त्यागना है ना अच्छा समझते थे, वहां से भागने के बजाय। लेकिन यही पराक्रम है ना कभी कभी क्या हो जाता है, नेगेटिव टर्म में भी चला जाता था। तो वही चीज को यहाँ पे समझाना है। तो उसका मेन जो कारण है वो क्या है, उसको यहाँ पे देते हैं। तो पराक्रम नहीं था, क्योंकि पराक्रमी तो ये बहुत थे, इनका मुख्य कारण क्या था, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक, और इसी को एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन जैसा कि आपको है ना बताया गया, प्रश्न का डिमांड क्या है कि यहाँ पे राय बताना है आपको, और हम बोले कि आपका राय यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखता है, कोई इतिहासकार का राय को आपको बताना होगा, क्योंकि उनके राय से आप जो है जो भी आंसर चेक कर रहे होंगे उनको सहमत कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अब मेन बॉडी हम लोगों का शुरू हो गया। 8वीं शताब्दी के बाद विशेषकर 9वीं और 12वीं शताब्दी के काल को हम लोग राजपूत काल कहते हैं, क्योंकि आपको बताया गया जब मेन बॉडी में आएंगे तो राजपूत काल को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत का जो भी ज्यादातर राज्य था वो राजपूत राज्य के तौर पे ही जाना जाता था, और यहाँ उत्तर भारत के आक्रमण के बारे में ही आपको बताना है। राजपूत काल कहा जाता था। भारत के उत्तरी हिस्से में मुख्यतः इन्हीं का आधिपत्य था। तुर्की के विरुद्ध भारतीय राज्यों का पतन एक महत्वपूर्ण घटना प्रमाणित हुई। इसीलिए सहज स्वाभाविक है ना है कि इस संबंध में विभिन्न इतिहासकार अनेकानेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिनमें कुछ भ्रामक पूर्वाग्रहपूर्ण है और कुछ आंशिक रूप से सत्य है। तो कुल मिला के यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो भी यहाँ पे तुर्की यहाँ पे आए और यहाँ पे विजय प्राप्त किए, तो इनको लेके अलग अलग इतिहासकार अपना अपना राय देते हैं, जो कि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है। कोई कोई क्या होता है, पूर्वाग्रह से पूर्ण होते हैं, मतलब एक पक्ष को ही ध्यान दे के वो लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों पक्ष को है ना ध्यान देते हुए, हम पिछले वीडियो में बोले थे, एक इतिहासकार, अच्छा इतिहासकार वही माना जाता है जो कि हर एक पक्ष को ध्यान में रख के एक इतिहास को लिखता है। लेकिन अगर आप किसी पूर्वाग्रह
पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और उसके बाद कोई इतिहास को लिख रहे हैं, तो वो है ना आपका सही स्रोत नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है ठीक है, कुछ जो है वो तो आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन कुछ जो है यहाँ पे राय जो है वो भ्रामक और पूर्वाग्रह पूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे एक एक राय को हम लोग जान लेते हैं, फिर यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा भ्रामक है और कौन सा पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यहाँ पे बोलता है, सहधर्मियों के प्रति सहज सद्भाव होते हुए भी महमूद तथा मोइजुद्दीन गोरी, मोहम्मद गजनी के बारे में बात कर रहा है, ने अपने मध्य एशिया तथा भारत के मुस्लिम राज्यों को भी वैसे ही ध्वस्त किया जैसे राजपूत राज्यों को। तो यहाँ पे पहला ना, अब हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे राय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय राजाओं को ये लोग बहुत, या यहाँ जब आक्रमण करते हैं तो यहाँ के जनता को ही है ना क्रूर तरीके से दबाते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग को पता भी होगा कि कैसे यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के समय से हम लोग पढ़ रहे थे कि ये लोग आते थे तो नगर का नगर ध्वस्त कर देते थे, लोगों को यहाँ पे क्या करवाते थे, मार दिया जाता था, है ना, लोगों को। तो इस तरह से यहाँ जो है ना क्या क्या पूरा नगर ध्वस्त कर दिया गया या लोगों को मार दिया जाता था। ऐसा नहीं कि केवल भारत में हुआ, बल्कि ये मध्य एशिया में जहां जहां ये गए, अगर वो मुस्लिम साम्राज्य भी है तो भी वो उनके साथ वैसा ही करते हैं जैसा कि भारत में किए थे। तो हम बार बार आपको पिछले वीडियो में भी कहे थे, ये लोग जो है अपने राजनीतिक विस्तार के लिए काम कर रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पे वो जो राजनीतिक विस्तार के लिए काम कर रहे थे तो किसका आड़ ले रहे थे, तो धर्म का आड़ लेके यहाँ पे विस्तार कर रहे थे। किंतु मोहम्मद हबीब के अनुसार महमूद के द्वारा किए गए विध्वंस तथा अत्याचारों के कारण भारत की जनता में इस्लाम के प्रति विद्वेष संचार अवश्य हुआ। तो यहाँ पे महमूद हबीब क्या बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे है ना मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ, उनके कारण यहाँ के जनता में एक इस्लाम के प्रति विद्वेष हो गया, क्योंकि इस्लाम का नाम लेके आप किसी के ऊपर अत्याचार कीजिएगा तो उस धर्म के प्रति तो एक तरह से कहिए नेगेटिव थॉट जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये लोग जो है धर्म का नाम लेता है और यहाँ के जो जनता है उस धर्म से एक तरह से कहिए नफरत करने लग जाते हैं, विद्वेष करने लग जाते हैं। ऐसा कौन बता रहे हैं, यहाँ पे मोहम्मद हबीब जो है यहाँ पे एक इतिहासकार है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से आपको एक एक करके सबका राय को क्या करना है, बताना है। फिर भी पंजाब में गजनी राज्य का अस्तित्व बना रहा, राजपूत राज्यों ने इसके विस्तार को तो रोका किंतु इन राज्यों के निर्मूल नहीं कर सके, जो भावी आक्रमणकारियों के लिए मार्गदर्शन के रूप में रहे। तो देखिए मोहम्मद हबीब कहने का मतलब, इसका अगर सार निकालेंगे तो क्या करना चाह रहा था कि यहाँ जो इस्लाम का नाम लेके तुर्क आक्रमणकारी आक्रमण किए, उसके कारण भारतीय जनता जो है उनके खिलाफ एक तरह से कहिए इस्लाम के खिलाफ एक नेगेटिव सोच लेके चल रहे थे। लेकिन फिर भी पंजाब में उनका राज्य बना हुआ रहा। आगे बोलते हैं कि ये जो हार का कारण होगा या पराजय का कारण होगा राजपूत राज्यों का, उनमें एक दूसरा कारण ये है कि इनके विस्तार को तो रोके, मतलब सिंध से आगे आने के लिए तो रोके, लेकिन सिंध से अगर खदेड़ दिया जाता तो हो सकता है 1206 में ये आने नहीं सकते। तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है वो आगे आने नहीं दिए, लेकिन यहाँ के राजा वैसे है ना कोई भी राजा नहीं हुए जो कि है ना सिंध में जाके उसको क्या करे, खदेड़ सके और उसको वहां से भगा सके। क्योंकि अगर वहां से वो भाग जाते या वहां से उनको भगा दिया जाता तो बाद में हो सकता है 1206 में ये यहाँ पे अपना सत्ता स्थापित नहीं कर पाते। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके और विस्तार को तो रोका गया, मतलब यहाँ पे अरब लोगों को आगे आने से क्या किया गया, रोका गया था। क्योंकि अरब का ही पहले यहाँ पे सिंध में कब्जा हुआ था, इसलिए हम अरब बोल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे तुर्क लोग भी आने लगे। तो अगर अरब अपना कब्जा नहीं जमा पाते तो तुर्क भी नहीं आते। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर इनके विस्तार को रोकने के साथ साथ इन राज्यों को क्या कर दिया जाता है, निर्मूल किया जाता है, यानी कि इनका है ना पूरा जड़ से इनको समाप्त कर दिया जाता, तो हो सकता है आगे के लिए हम लोग जो है एक तरह से बच सकते थे इनके आक्रमण से। तो वही चीज को मोहम्मद हबीब जो है वो बता रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे क्या राय दिया जा रहा है, देखिए राजपूत राज्यों की पराजय के अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग प्रकार से यहाँ पे देखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज के बारे में दिया जाता है। इनके अनुसार तुर्की विजय का कारण देवीय कृपा था, यानी कि सीधे सीधे बोल रहे हैं कि इस्लाम का या देवीय कृपा था, है ना, इस्लाम का इनके ऊपर एक तरह से कहिए है ना आशीर्वाद था, जिसके कारण ये जो है यहाँ पे विजय प्राप्त करते जाते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना गुप्त काल में आप पढ़े होंगे कि राजा को या सम्राट को दैवीय उत्पत्ति का माना जाता था। कहने का मतलब ये है कि राजा को देवता के स्वरूप माना जाता था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हसन निजामी और मिनहाज सिराज तो सीधे सीधे बोल देते हैं कि देवता का इनके ऊपर कृपा था और इसी कृपा के कारण ये जो है संसार के अलग अलग जगह में विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे है ना इतिहासकार हैं फके मुदबीर करके, जो कि अपना एक किताब लिखते हैं अदब उल हर्ब नामक ग्रंथ में दो अत्यंत महत्वपूर्ण सैनिक कारणों पर प्रकाश डालते हैं कि आखिर ये क्यों जीते उत्तर भारतीय राज्यों में। तो पहला जो है यहाँ पे बोलते हैं, प्रथम तुर्की रण प्रणाली ने गतिशील युद्ध तंत्र के रूप में अश्वरोही सेना में प्रमुख भूमिका
भूमिका इनका था। तो कहने का मतलब हम शुरुआत से ही बता रहे थे कि तुर्क जो थे वो बहुत अच्छे घुड़सवार थे और एक तरह से कहिए बर्बर जाति के तौर पे भी जाने जाते थे। तो वही चीज बोल रहा है कि तुर्क का जो लड़ाई का जो तरीका था, रण प्रणाली जो था, वो बहुत गतिशील युद्ध तंत्र से है ना की तरह था और उनका अश्वरोही घोड़ा वाला जो सेना था वो भी बहुत मजबूत था और यही कारण होता है ये लोग जो है बहुत आसानी से यहाँ पे उत्तर भारत में जीत विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर है भारतीय पक्ष की सामंती ढांचे की सेना की विशेष दुर्बलता। तो हम लोग जैसे जानते हैं सामंती ढांचे कहने का मतलब क्या है, छोटे छोटे राजा यहाँ उभर के आ गए थे और एक दूसरे से आपस में लड़ रहे थे। तो ये सामंती ढांचा जो हो गया यहाँ पे तुर्कियों के लिए क्या हो गया, एक फायदेमंद साबित हो गया क्योंकि छोटे छोटे राजा को हराना बहुत ही आसान हो रहा था क्योंकि आपस में ही लोग क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे। जैसे कि आपको जयचंद के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया भी गया था। अब जदुनाथ सरकार के बारे में देखिए उनका राय क्या है, ने अरब पठान तथा तुर्क जाति में इस्लाम द्वारा प्रदत्त 3 मूल गुणों को उनकी विजय के मुख्य रूप में सहायक माना जाता है। तो देखिए अरब के जो पठान थे या तुर्क थे, इस्लाम द्वारा उनको 3 मूलभूत गुण क्या हुआ था, मिला था। मतलब इस्लाम धर्म से 3 गुण उनको प्राप्त होता है। वो 3 गुण के कारण ही वो यहाँ पे भारत में क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। वो 3 गुण क्या था उसको देख लीजिए। प्रथम था कानूनी हैसियत तथा धार्मिक अधिकार के मामले में पूर्ण रूप से सामाजिक समानता, जिससे उनमें जाति भेद के स्थान पर भाईचारे की भावना का संचार हुआ। तो कहने का मतलब है जदुनाथ सरकार बोल रहे हैं कि धर्म इस्लाम उसको 3 चीज देता है, जिसमें पहला चीज क्या था कि किसी तरह का जाति के रूप में भेदभाव आपका नहीं किया जाएगा या जाति के रूप में या जाति के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वही चीज बोला और भेदभाव नहीं था तो भाईचारा बहुत ज्यादा था। लेकिन ये कहने का मतलब यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच था, छुआछूत था, जबकि इस्लाम में इस तरह का उस समय बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, समानता देखने को मिलता है, जो जीत का इसका एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या बताते हैं जो कि इस्लाम के द्वारा ही मिला था, वे अपने भाग्य को पूर्ण रूप से अल्लाह के भरोसे छोड़ने के नियतिवादी विश्वास के कारण मुस्लिम सैनिक युद्ध में सर्वथा मृत्यु भय से मुक्त रहते थे। कहने का मतलब है उनको पता होता था कि है ना जो भगवान है या है ना अल्लाह है वो उनका रक्षा करेगा और इसीलिए बिना डर से वो युद्ध के मैदान में जाते थे और ये भी एक कारण था, युद्ध में वो लगातार क्या हो रहे थे, जीत रहे थे। तीसरा कारण क्या है, नशे से मुक्त होना, क्योंकि शराब पीना कुरान के मुताबिक पाप था तथा राज्य द्वारा दंडनीय था। तो सबसे है ना मुख्य कारण क्या होता है किसी का भी हारने का, नशा। तो यहाँ पे बोलते थे इस्लाम में नशा करना मना था और ये नशा नहीं करते थे, तो नशा नहीं करने के कारण ये जो है बहुत युद्ध को क्या किए, बहुत आसानी से जीत लिए। राज्य द्वारा ये दंडनीय था, मतलब अगर कोई नशा भी करेगा तो राज्य ही उसको क्या करेगी, दंड देगी। इसके विपरीत राजपूत राज्य तथा अन्य हिंदू सैनिक नशे के कारण युद्ध भूमि में दूरदर्शी रणनीति, आकस्मिक आक्रमण, मतलब यहाँ के राजा जो थे उनमें बहुत समय देखने को मिला कि वो जो है नशा करते थे। वीडियो 1 मिनट, लाइन कट गया। बीच में लाइन कटना भी बहुत दिक्कत होता है। इसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा, सॉरी बोलने के लिए भूल गए, फॉरवर्ड कर लीजिए।
चलिए कहाँ पे हम लोग देख रहे थे, देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ के कुछ राजा जो है वो नशा करते हुए, है ना, या नशा करते थे, ऐसा यहाँ पे कहा रहा है। युद्ध कौशल प्रदर्शन करने में क्षमता खो बैठते थे, यहाँ तक कि वे अपनी सेना के समुचित सुरक्षा भी नहीं कर पाते थे। तो कुल मिला के यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ के कुछ राजा जो है वो नशा करते थे और युद्ध मैदान में अपना सेना का भी रक्षा नहीं कर पाते थे, है ना। ये जदुनाथ सरकार का एक तरह से कह सकते हैं राय है। तो सबका अपना अपना राय जो है उसको आपको बता देना है, बस कुछ करना नहीं है। आज यह मत एक सीमा तक सारगर्भित प्रतीत होता है, परंतु अब यह सर्वमान्य नहीं रहा। भाईचारे की भावना से तुर्क विजेता कभी भी ओतप्रोत नहीं थे। तो वही चीज बोला ना कि कितना राय सही है, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है या कोई आंशिक रूप से सत्य है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा नहीं है कि केवल वहां पे भी भाईचारे से, है ना, भाईचारा ही इस्लाम में ही था, ऐसा नहीं है। राजपूत में भी भाईचारे थे और इस तरह से यहाँ पे कह रहा है कि ओतप्रोत नहीं थे, ना ही वे अपना कार्य पूरी तरह से अल्लाह पर छोड़ते थे। कहने का मतलब ठीक है, यहाँ पे भी भेदभाव था, वहां पे भी भेदभाव था, और ऐसा नहीं है कि सारा कार्य जो है वो ईश्वर पे वो क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, और ना ही वे सामाजिक कुरीतियों से पूर्ण तरह से तिलांजलि थे। तो हम तो ये कह दिए कि वो लोग नशा नहीं करता था, यहाँ के लोग नशा करते थे। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कुरीति नहीं था, उनमें भी कुरीति था। इसीलिए कहा गया कि ये जो है ना स्टेटमेंट या राय हम लोग पढ़े, वो एक तरह से कह सकते हैं आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दूसरा चीज यहाँ पे दिया जा रहा है, राजपूत राज्यों की पराजय को हम निम्न संदर्भ में समझ सकते हैं। तो इस तरह से सबका राय समझ लिए। अब एक कॉमन जो हम लोग राय बनता है उसके बारे में समझेंगे, जो कि सारे इतिहासकार इसमें सहमत होंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, ये चीज हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये चीज हम लिख भी दिए। देखिए यहाँ पे आंतरिक कला एवं संघर्ष से संबंधित कोई क्वेश्चन यहाँ पे हम करवाए थे, 2019 का था क्वेश्चन, उसमें इस प्रश्न को अच्छे से डिस्कस किया गया। वही चीज जो वहां लिखे हैं यहाँ पे भी वही चीज को लिखना होता है, इसीलिए हम यहाँ पे जब बता ही चुके हैं तो फिर से उसको क्यों रिपीट करें। हाँ, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में सैनिक कारण यहाँ पे हम नहीं लिखे, तो सैनिक कारण बता देते हैं। राजपूत राज्यों की पराजय के प्रमुख कारण सैनिक महत्व के हैं। जयपाल, भीम, गंड, भोज, परमार, पृथ्वीराज चौहान आदि अनेक राजपूत शासक बड़े योद्धा और साहसी सेनानायक थे, किंतु धर्म युद्ध के आदर्श के कारण वो महमूद और मोइनुद्दीन गोरी की तुलना में कुशल सेनानायक नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि उनकी रणनीति तथा युद्ध प्रणाली राजपूत शासकों के से निश्चित ही यहाँ पे श्रेष्ठ थी। तो ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लोग जितने भी राजा थे, पृथ्वीराज चौहान है, जयपाल है ना, भीम है, ये अपने अपने समय के बहुत ही साहसी सेनानायक थे। ऐसे नहीं कि कमजोर सेना थे या कमजोर राजा थे, लेकिन फिर भी ये जो है हार जाते हैं। उनका कारण क्या था कि धर्म युद्ध में एक आदर्श को अपनाना। जैसे आपको पता भी होगा कि कहा जाता है तराइन के प्रथम युद्ध में यहाँ पे गोरी को पकड़ा जाता है और उसके बाद जो है एक आदर्श के तौर पे पृथ्वीराज चौहान क्या कर देते, छोड़ देते हैं। मतलब अपने दुश्मन को छोड़ना ये कहीं से भी सही नहीं था, लेकिन वो है ना उसको छोड़ देते हैं, और वो छोड़ने के कारण ही दोबारा वो और भी मजबूती से यहाँ पे आक्रमण करेगा और यहाँ के राजा को पराजित करेगा। तो इस तरह का यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं सोच था। ये सोच तो एक तरह से ठीक था, लेकिन यही अच्छा सोच जो है कभी कभी क्या होता है, नुकसान पहुंचा देता है। वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। मोहम्मद अपनी सेना कई दस्तों में बांटता था, जो बारी बारी से शत्रुओं को दल पर आक्रमण करते थे। राजपूतों की सारी सेना एक साथ मैदान में उतरती थी। जब वे लड़ते हुए जाते थे तो कोतल सेना के प्रयोग से तुर्की लोग हार की स्थिति को भी अपनी विजय में बदल देते थे। कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोला जा रहा है, कि यहाँ पे जितने राजपूत सेना थे वो एक ही साथ सबको उतार देते थे। मतलब जितना सेना था सबको उतार दिया, और तुर्क लोग क्या करते थे कि कुछ सेना को बचा के रखते थे। जैसे सारे सेना जो है वो थक जाते थे, या अपोजिट या यहाँ क्या हम कह सकते हैं भारतीय सेना थक जाते थे, वो उन सेनाओं को जो कि वहां पे एक ग्रुप बचा हुआ था उनको भेजते हैं, और उसके बाद थका हारा रहता है तो उसको पराजित करना बहुत ही आसान होता था। कम सेना भी अगर जा रहे हैं तो चूंकि वो पूरे है ना एक तरह से कहिए एनर्जी में होते हैं, क्योंकि वो है ना बाद का इंतजार करते रहते हैं कि कब वहां का सेना जो है वो थोड़ा सा थक जाए या थोड़ा कमजोर हो जाए, उसके बाद हम वहां पे आक्रमण करते। ये भी एक जीत का क्या था कारण। कभी कभी यहाँ पे बोलता है तुर्की सेना का हिस्सा भागने के बहाने शत्रु दल को अपनी सेना के मध्य लाकर उसको भयंकर प्रहार करता था। मतलब वो है ना उनको लग रहा है कि ये भाग रहे हैं, लेकिन भागने के चक्कर में वो क्या रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, और उसके पीछे पीछे आते बहुत आगे आ जाएगा। उसके बाद चारों ओर से उसको क्या कर लिया जाता था, घेर लिया जाता था। तो इस तरह से भी ये है ना अपने दुश्मनों को क्या करते थे, हराते थे। जहां पराजय के समय अपनी अधिक से अधिक सैनिकों
को रणभूमि से निकालने की कोशिश करते थे, वहां राजपूत सैनिक अंतिम क्षण तक लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करते थे। एक चीज छूट गया यहाँ, तुर्क लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनको अगर लगता था ना कि हम लोग पराजित होने वाले थे, तो वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक वहां से वो निकाल ले, ताकि सैनिकों का क्षति जो है वो कम हो। लेकिन राजपूतों में क्या था कि हम अपना प्राण त्याग देंगे लेकिन युद्ध भूमि नहीं छोड़ के जाएंगे, और इसके कारण सैनिकों का काफी ज्यादा नुकसान होता है, और ये भी एक पराजय का कारण बनता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पराक्रम थे, लेकिन अगर वो वहां से निकल जाते तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनका सेना का जो नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान नहीं होता, है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं यह प्रवृत्ति उनकी सैनिक शक्ति को कमजोर कर रही थी, यानी राजपूतों के, तो है ना। ठीक है, भगोड़ा कहलाए, ये लोग भगोड़ा कहलाए, लेकिन फिर भी अपना सेना को ये लोग नुकसान पहुंचाने नहीं दिए। चलिए, राजपूतों के मुख्य रण केंद्र किले थे, मतलब ये लोग किला से लड़ते थे। आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत सारे अलग अलग किले, है ना, यहाँ पे राजपूत काल में देखने को मिलते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए तुर्क के पास मंजनिक और अरादा करके, है ना, कुछ यंत्र था, उसका ये प्रयोग करते थे। आपको याद कर लेना है, इसको रट लेना है, प्रभावशाली था। ऐसी दशा में नगर या किले के अंदर से अधिक दिनों तक तुर्कों को प्रतिरोध कर पाना राजपूतों के लिए अत्यंत कठिन था। आपको, है ना, दाहिर के समय भी बताया था, किले के अंदर रानी थी और उसके बाद लड़ रही थी, लेकिन देखा गया कि अब हम ना लड़ पाना या इनको रोक पाना बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है, तो वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी अगर पिक्चर वगैरह देखेंगे तो वहां पे भी हम लोग कुछ इसी तरह का देखने का मिलता है। तो इस तरह से किला में बहुत दिन तक अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाना ये मुश्किल होता था। दूसरा दिया है, साथ ही राजपूतों की जुटाई गई सामंती सेना राजा के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं थी। सामंत का अपना अपना क्या होता था, सेना होता था, तो वो क्या होते थे, अपने सामंत के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन जो बड़ा राजा होता था हो सकता है उनके प्रति कोई कोई वफादार ना होते, इसीलिए वो हो सकता है कोई युद्ध भूमि से ही क्या हो जाए, भाग जाए। तुर्क के गुप्तचर शत्रु पक्ष के भेद ज्ञान करके उनकी दुर्बलताओं का पूरा पूरा लाभ उठाते थे। कौन आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, इस सब का पता लगाते थे गुप्तचर के माध्यम से, और एक तरह से कह सकते हैं हम उनके बीच लड़ाई करवाते थे या उनके बीच मतभेद का फायदा उठा के ये यहाँ आक्रमण करके यहाँ पे विजय प्राप्त किए। आक्रमणकारी होने के कारण युद्ध के समय तथा स्थल का चुनाव अधिकांश रूप से तुर्कों की सुविधा अनुसार होता था, यानी लड़ाई का जगह भी वो इस तरह से ढूंढते थे जहां पे उनको सीधे सीधे क्या होता था, फायदा होता था। तो एक युद्ध को, है ना, जीतने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते थे, जिनमें से एक कारण सेना का था, है ना। इस प्रकार हम पाते हैं कि राजपूतों की पराजय की में तुर्कों की सैनिक श्रेष्ठता की भूमिका मुख्य थी। फिर भी राजपूत राजों ने उनका काफी समय तक प्रतिरोध किया। राजपूतों ने तुर्की राज्य की स्थापना के बाद भी प्रतिरोध भावना बराबर विद्यमान रही। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया, हम प्रकार, है ना, इस तरह से हम लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। हम पाते हैं कि राजपूत के पराजय के तुर्की सैनिक श्रेष्ठता की भूमिका मुख्य थी, यानी कि सैनिक श्रेष्ठता सबसे ज्यादा था, है ना। उसके कारण यहाँ के लोग जो है वो, या यहाँ के राजा जो है उस समय पराजित हुए। फिर भी कहा जा रहा है राजपूत राजों ने उनका काफी समय तक प्रतिरोध किया, ऐसा नहीं कि हार मान के बैठ गए। राजपूतों ने तुर्की राज्य की स्थापना के बाद प्रतिरोध की भावना बराबर विद्यमान रही। आपको ये भी पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के समय भी कई राजपूत राजा जो है हमेशा इनके साथ युद्धरत रहे और इनको भगाने का प्रयास किए गए। तो ठीक है, हार गए, लेकिन फिर भी ये लोग लगातार लड़ते रहे और अपना विजय प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। ये सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस जो है, हम बीच बीच में यहाँ पे वीडियो, है ना, थोड़ा सा बंद हो गया था, इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। यही सारा चीज लिखना, धर्म युद्ध लिखना है, सेना के कई दस्तों में बांटा गया, इसको लिखना था, रण केंद्र में किला है, तो ये सब अगर छोटा सा सिनॉप्सिस आप लिख लीजिएगा तो आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।